अगर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कुछ बचा ही नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ चेहरे थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब खेल सिर्फ शोर से चलता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि राजनीति में सबसे खतरनाक हमला वो नहीं होता जो मंच से किया जाए, सबसे खतरनाक हमला वो होता है जो खामोशी में किया जाए। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी खामोश लेकिन खतरनाक चाल की जिसने पूरे सियासी गलियारों में बेचैनी फैला दी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप राजनीति की असली कहानी, पर्दे के पीछे की चालें और वो सच जानना चाहते हैं जो टीवी डिबेट में नहीं बताया जाता, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी ही विस्फोटक बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नाम है जिसे लोग या तो पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा डरते हैं। ये नाम है मायावती। पिछले कुछ सालों से ये नैरेटिव जानबूझकर फैलाया गया कि मायावती अब एक्टिव नहीं रही, मायावती थक चुकी हैं, मायावती राजनीति से लगभग आउट हो चुकी हैं। लेकिन राजनीति में जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाया नहीं जाता। मायावती ने न कोई बड़ा रोड शो किया, न ही रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ही ट्विटर पर शोर, लेकिन इसी खामोशी में उन्होंने वो बिसात बिछानी शुरू कर दी जिसे अब लोग साइलेंट अटैक कह रहे हैं। जमीनी स्तर पर संगठन को दोबारा खड़ा करना, पुराने कैडर को वापस जोड़ना, नए चेहरे तलाशना, दलित वोट बैंक के साथ साथ उन वर्गों तक पहुंच बनाना जो लंबे समय से खुद को राजनीतिक रूप से अनसुना महसूस कर रहे थे। ये सब काम कैमरों से दूर हुए, और यही वजह है कि जब विपक्ष को इसकी भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजनीति में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि आप अपने विरोधी को कमजोर समझ लें। मायावती को कमजोर समझने की भूल कई बार की गई है और हर बार उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी है। समाजवादी पार्टी अपने अंदरूनी समीकरणों में उलझी है, बीजेपी अपने सत्ता विरोधी माहौल को मैनेज करने में लगी है, और नए चेहरे खुद को विकल्प साबित करने की कोशिश में हैं। ऐसे समय में मायावती की खामोशी सवाल नहीं, खतरे की घंटी है, क्योंकि वो नेता जो बोलता कम है लेकिन जब चलता है तो पूरा खेल पलट देता है, वही असली खिलाड़ी होता है। मायावती की राजनीति कभी भी इमोशनल शोर पर नहीं टिकी, उनकी राजनीति हमेशा गणित पर टिकी रही है। वोट का गणित, समाज का गणित, सत्ता का गणित। यही वजह है कि जब वो चुप रहती हैं तब असल में सबसे ज्यादा काम हो रहा होता है। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के संगठन में हलचल बढ़ी है, जिस तरह से पुराने कार्यकर्ता दोबारा एक्टिव हुए हैं, और जिस तरह से कुछ इलाकों में अचानक बीएसपी की मौजूदगी महसूस होने लगी है, वो किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है। मायावती ने यह समझ लिया है कि अब की राजनीति सिर्फ मंच से भाषण देने की नहीं है, बल्कि भरोसा दोबारा जीतने की है। जिन वर्गों को लगा कि उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, वहां मायावती ने बिना शोर के अपनी बात पहुंचाई। यही वजह है कि अब कई राजनीतिक दल अंदर खाने मीटिंग कर रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट बदल रही हैं और रणनीतियां दोबारा लिखी जा रही हैं, क्योंकि साइलेंट अटैक का असर तब दिखता है जब सामने वाला घबराने लगता है। राजनीति में तूफान हमेशा नारे से नहीं आता, कभी कभी तूफान खामोशी से उठता है, और ये तूफान धीरे धीरे पूरे सिस्टम को हिला देता है। मायावती की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि वो वक्त आने से पहले अपने पत्ते नहीं खोलती। जब तक बाकी खिलाड़ी समझते हैं कि गेम शुरू हुआ है, तब तक वो आधा मैच जीत चुकी होती हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मायावती कुछ कर रही हैं या नहीं, सवाल ये है कि बाकी पार्टियां उनके अगले कदम के लिए कितनी तैयार हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल बन रहा है वो ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संतुलन बनने वाला है। ये संतुलन किसके पक्ष में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि मायावती को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए आसान नहीं रहा। साइलेंट अटैक का सबसे बड़ा असर यही होता है कि जब तक लोग संभलते हैं तब तक कहानी बदल चुकी होती है, और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। मायावती ने बिना शोर के ये साबित कर दिया है कि राजनीति में ताकत सिर्फ आवाज में नहीं, रणनीति में होती है। और शायद यही वजह है कि अब हर सियासी खिलाड़ी उनकी अगली चाल का इंतजार कर रहा है, डर के साथ, बेचैनी के साथ। अगर आपको लगता है कि यह तूफान यहीं थम जाएगा, तो आप राजनीति को अभी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं।
क्योंकि साइलेंट अटैक का असली असर तब दिखता है जब सामने वाला बचाव की मुद्रा में आ जाता है। और आज वही हो रहा है। जब राजनीति में कोई नेता लंबे समय तक खामोश रहता है तो आम लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस खामोशी को अलग नजर से देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो नेता जरूरत से ज्यादा बोलता है वो अक्सर अपने इरादे पहले ही उजागर कर देता है। लेकिन जो नेता चुप रहता है वो अंदर ही अंदर पूरे खेल की स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। मायावती के साथ भी यही हो रहा है। पिछले कुछ समय से जो लोग कह रहे थे कि बहन जी अब सिर्फ बयान तक सीमित रह गई हैं, उन्हें शायद ये अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान सत्ता की जमीन के नीचे हलचल तेज हो चुकी है। चौथे चरण में मायावती का साइलेंट अटैक और ज्यादा गहरा हो जाता है। अब यह सिर्फ संगठन या वोट बैंक तक सीमित नहीं रहता, बल्कि नैरेटिव पर कब्जा करने की कोशिश शुरू हो जाती है। राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है नैरेटिव की लड़ाई। जो यह तय कर दे कि जनता क्या सोचेगी, वही असली विजेता होता है। मायावती को यह अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि आज की राजनीति में भीड़ से ज्यादा जरूरी है भरोसा और भाषण से ज्यादा जरूरी है संदेश। इसलिए उनके कदम अब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते हैं जहां बिना नाम लिए भी उनका नाम हर चर्चा में शामिल होने लगता है। जमीनी स्तर पर लोग अचानक ये महसूस करने लगते हैं कि जिन मुद्दों को सालों से दबा दिया गया था उन पर फिर से बात होने लगी है। सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व, सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी, ये शब्द फिर से लोगों की बातचीत में लौटने लगते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन मुद्दों को उठाने के लिए मायावती को खुद सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके पुराने फैसले, उनका पुराना रिकॉर्ड और उनके द्वार की यादें खुद ब खुद तुलना खड़ी करने लगती हैं। लोग आपस में पूछने लगते हैं कि जब कभी बहन जी की सरकार थी तब हालात कैसे थे और आज कैसे हैं। राजनीति में तुलना सबसे खतरनाक हथियार होती है और यह हथियार मायावती के साइलेंट अटैक का अहम हिस्सा बन जाता है। कोई पोस्टर नहीं, कोई नारा नहीं, कोई बड़ा आयोजन नहीं, फिर भी चर्चा उन्हीं की होने लगती है। यही वो पल होता है जब विरोधी दल बेचैन हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि हमला कहां से हो रहा है, क्योंकि सामने से तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन नीचे से जमीन खिसकती महसूस हो रही है। इस चौथे हिस्से में मायावती का खेल और साफ दिखने लगता है। वो सीधे टकराव से बचती हैं, क्योंकि सीधा टकराव आज की राजनीति में अक्सर फायदा नहीं देता। वो जानती हैं कि जब दो ताकतें सामने से भिड़ती हैं तो तीसरा खिलाड़ी बाजी मार ले जाता है। इसलिए उनका साइलेंट अटैक इस बार सत्ता से ज्यादा सिस्टम पर केंद्रित होता है। वो ये संदेश देने में कामयाब हो जाती हैं कि अगर किसी ने इस सिस्टम को सबसे ज्यादा करीब से समझा है तो वो है मायावती। यही वजह है कि धीरे धीरे राजनीतिक समीकरण बदलने लगते हैं। कुछ नेता जो कल तक खुद को विकल्प बता रहे थे, आज सफाई देने लगते हैं। कुछ पार्टियां जो खुद को मजबूत मान रही थीं, अचानक डैमेज कंट्रोल में जुट जाती हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर मायावती ने एक बार पूरी तरह मैदान में उतरने का फैसला कर लिया तो मुकाबला आसान नहीं रहने वाला। चौथा भाग यहीं ये साफ कर देता है कि मायावती की रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि खुद को फिर से अपरिहार्य साबित करने की है। राजनीति में असली ताकत वही होता है जिसके बिना कोई भी चर्चा अधूरी लगे, और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में वही माहौल बन रहा है। लोग चाहे समर्थन करें या विरोध, लेकिन मायावती को नजरअंदाज करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। और यही साइलेंट अटैक की सबसे बड़ी जीत होती है, जब बिना लड़े ही सामने वाला आपको गंभीरता से लेने पर मजबूर हो जाए। अब खेल उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां साइलेंट अटैक सिर्फ रणनीति नहीं रहता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है। राजनीति में कई बार हार जीत से ज्यादा जरूरी होता है डर और असमंजस पैदा करना, और इस चरण में मायावती का असर ठीक वही करता दिखाई देने लगता है। विरोधी दलों की सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं होती कि मायावती क्या कह रही हैं, बल्कि ये होती है कि वो कब और कैसे सामने आएंगी। यही अनिश्चितता धीरे धीरे पूरे सिस्टम को थका देती है। अब हालात ऐसे बनते हैं कि हर राजनीतिक बयान, हर गठबंधन की चर्चा, हर संभावित चेहरे के नाम के साथ मायावती का नाम अपने आप जुड़ने लगता है। कोई उनके समर्थन की बात करता है,